उनके भारत से कनेक्शन हिंदुवादी सोच से मिलता है। दरअसल सुशीला कार्की का जुड़ाव और लगाव भारत से बहुत ही अच्छा रहा है। वो पीएम मोदी को बेहतरीन नेता के तौर पर देखती हैं। उन्होंने खुद को भारत का मित्र बताया। जो ग्रेट पावर्स हैं वर्ल्ड के, जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के, किस तरीके से गेम खेलते हैं देशों के धीरे धीरे इनको कमजोर करने के लिए गेम खेलते हैं। और मेन मकसद है कि इंडिया पे आप किस तरीके से या इंडिया को आप कमजोर कर दें, इंडिया के ऊपर आप काबिज होने की कोशिश करें, जो कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश इनकी पूरी है। जो आप छोटे छोटे देशों पे आप प्रेशर डाल रहे हैं, आपका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि यार फिर जो भारत है ना, दैट इज द बिगेस्ट प्राइज। के ऊपर हमला होता है, इंडिया कहता है हम कंसर्न्ड है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ही कोई नहीं देता। मतलब कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए ना यार। मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, कल को इंडिया की सॉवरेनिटी की कोई वायलेशन करे तो लोग कहेंगे वी आर कंसर्न्ड, तो मतलब इंडिया को बुरा लगेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जब लोगों ने इंडिया का साथ नहीं दिया और इंडिया के साथ वो खड़े नहीं हुए या हर बंदे ने न्यूट्रलिटी शो की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया हर जो एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है उस पर कहता है हम कंसर्न है, बोलते ही नहीं उसके ऊपर, अपना मौकफ ही नहीं देता। तो इंडिया वैसे कहता है कि हम ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर है, तो उनको चाहिए कि भाई अपना मौकफ तो लेना। कोई सिर्फ ये कह देना मुझे बड़ा कंसर्न है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती। लेकिन जो कर्की जी हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं मोदी भगत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम दोबारा सुन लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ये पढ़ी हुई हैं। पॉलिटिकल साइंस इन्होंने पढ़ा हुआ है वहां पर। इनका हस्बैंड भी इनको इसी यूनिवर्सिटी में मिला और दोनों स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन उनका है भारत के साथ। चीफ जस्टिस रही हैं और कर्की जी जो है कंसिस्टेंटली एंटी करप्शन के ऊपर ये खड़ी रही जब ये चीफ जस्टिस थी, और इन्होंने बहुत बार भारत के फेवर में अपनी स्टेटमेंट्स भी दी हैं। मोदी जी को तो बहुत बार इसने, मैं तभी बोल रहा हूँ ये भगत है क्योंकि मोदी जी को और उनकी लीडरशिप को बहुत बार इन्होंने प्रेज किया है ओपनली। और इन्होंने ये भी बोला कि मोदी जी जब से आए हैं तब से भारत के और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो और स्टेबल करने की वो कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। ओली तो बेकार बनता था, आपको पता ही है। और जो ये सारे यूथ है नेपाल का, जो सारे प्रोटेस्ट करके उन्होंने कंट्री को आग लगाई थी, वो भी कर्की जी की कैंडिडेसी को एंडोर्स करते हैं। उन्हें चाय वाला और पता नहीं क्या कहा जाता है। वो चाय वाला से बनकर कहां पहुंच गया, जिसको हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गया। मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए और चांद पे भी पहुंच गए और हम जमीन पे नहीं चल पा। ओले साहब की गवर्नमेंट चली गई, आज मोदी साहब का भी स्टेटमेंट आया तो उन्होंने 19 लोगों के हक में बोले हैं। इट मींस कि मोदी साहब ने ओले को गुड बाय कह दिया कि चलो ठीक है गए। और ओले की गलती ये भी है कि वो इंडिया नहीं कभी आया, हालांकि वो हमारी एक बहुत अच्छी मेहरबान है समीता प्रकाश साहबा जो ANI की वो हैं, वो कह रही थी जनाब कि कुछ दिन पहले ही फलां एक खटमंडू का मेयर जो है वो अमेरिकी डिप्लोमेट से मिला, लगता है कि अमेरिका ने गेम डलवाई है। ये ठीक है, वो अपने नैरेटिव बना रहे हैं इंडिया वाले। ये सनातनी है जो जागे हैं अब, वही 2002 का मूवमेंट है नेपाल का। हर चीज को जो कि उनके रास्ते में थी उसको खत्म कर दिया उन्होंने। यानी कि भारत के लिए सारी उंगलियां घी में। पहला तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर गई नेपाल की, यानी कि एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जहां पर ये अननेसेसरी जो टेंशंस नेपाल और भारत के बीच में ओली ने क्रिएट करी थी वो खत्म हो गई। और नेपाल के लोग वो खुद ऐसी लीडरशिप को जो भारत के साथ रिलेशंस को डैमेज करते हो उसको चाहते ही नहीं है। आपको पता लग गया, ये पक्के सनातनी हैं नेपाल के लोग। दूसरा एक और था जो कर्की जी आ रही हैं, हो सकता है कि कल को ये पोटेंशियल लीडरशिप के रोल ये लेने शुरू कर दें और ये ट्रेडिशनल जो भारत और नेपाल के रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसको उजागर करती है। बैकग्राउंड है हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स आना अनिवार्य है। और तीसरा कि जब जब नेपाल में क्राइसिस आई है हमेशा ही भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि उनके साथ खड़े हो। प्रधानमंत्री मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, सबने बोला कि यार आग को बंद करो, सनातनी हो, आग लगा दी, ओली भाग गया, अब आपको शांत होकर बैठ जाइए, अब आपको हिंदू राष्ट्र भी मिलेगा, आपको राजा भी मिलेगा, जो आप बार बार बोलते जा रहे हैं। और भारत का राजा कौन? भारत का राजा है श्री राम।
उन्हीं के खिलाफ इसने स्टेटमेंट दिया था। तो हमारे राजा ने तुम्हारे राज्य को गिरवा दिया और जो पुराना राजा था उसको वापस लेके आने की अब मुहिम शुरू होगी। लेकिन द पॉइंट इज के ये बांग्लादेश नेपाल दोनों जो है दे आर बिकमिंग चैलेंज। इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए तो कोई डायरेक्ट चैलेंज नहीं है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि दो मुल्कों से उनके बॉर्डर लगते थे, दोनों में यूथ आ रही है। बांग्लादेश में भी यूथ आ गई, इंडिया का कंट्रोल नहीं है। नेपाल में भी अगर यूथ आ गई, इंडिया का कितना वो कंट्रोल रहता है, क्या रहता है, किस तरह का रहता है, ये एक और चैलेंज आ जाएगा। तो इंडिया का जो है ना वो कंट्रोल लगता है खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लें, ये टाइम जो मैंने बात की है, क्योंकि ये जो है ना, ये इंडिया का कंट्रोल लूज होता रहा है। मुझे पता है, मैं देखिए तमाम हरकत सकनात पे नजर रखता हूँ, मैं ऐसे नहीं लेकिन सर ऐसा कुछ चेंज सर पाकिस्तान में भी जरूरत है। जो करप्शन पाकिस्तान में भी सर करप्शन बहुत उरूज पर है और यहाँ पर भी बड़े हाई लेवल पे करप्शन की जाती है और हर जगह सिर्फ पॉलिटिशियंस में ही नहीं, कई हमारे वो आसिम सलीम बाजवा और कौन कौन सारे लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पर भी सर इस तरह से कभी आपको लगता है कि पब्लिक बाहर आएगी और करप्शन के खिलाफ शोर मचाएगी और बाकी चीजें जो यहाँ पर गलत हो रही हैं उसके लिए आपको लगता है कभी हमारी यूथ बाहर आएगी, बलूचिस्तान के लोग बाहर आएंगे जो मिसिंग पर्संस का इशू है उसको लेकर, वहां से खैर आते हैं बाहर, ऐसा नहीं है, वो थोड़े बाहर आने लगे हैं, लेकिन आपको लगता है कि बाकी जो पंजाब और केपी के सब जगह हैं, क्या वहां से कुछ नेपाल से सीख कर हमारे लोग भी बाहर आएंगे और जरा इन लोगों को सीधा करेंगे जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है? ये करप्शन बिल्कुल है, टका के है। अभी ख्वाजा आसफ ने अगले दिन वीडियो लगाई थी कि जी मेरे शहर की सड़क टूट गई और ये देखें वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं, कैसे बेदर्दी से ये नोचते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ इन चीज़ों। और पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, एक सड़क अच्छे तरीके से बना देना तो अगले 40 साल नहीं जाती, ये हर दूसरे साल सड़क बनानी पड़ती है पाकिस्तान में। तो मतलब तो नेपाल के अंदर मेरा मानना है कि एक तरह से अगर ये पारस नहीं आते रहे, अगर और कोई हो सके तो वी नीड अ गुड रूलर इन नेपाल। वहां पे एक तरह से यू डोंट हैव अ वेरी गुड लीडरशिप, भले वो केपी शर्मा ओली हो या प्रचंड सरकार हो, सब ये लोग ही आ रहे हैं। जिस हिसाब से वो रहते हैं, एक तरह से वहां के यूथ को कुछ काम नहीं मिल रहा है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये जब सोशल मीडिया बंद हुआ तो सब लोगों का जो दिनचर्या था वो खत्म हो चुका था। दे वर नॉट एबल टू स्पीक टू ओवरसीज नेपालीज। बहुत लोग इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत लोगों का काम व्हाट्सएप से चलता है। तो ऑल द अमेरिकन एप्स उनके लाइफ के इंटीग्रल पार्ट हो चुके थे। मेरा ये मानना है कि आगे जाके नेपाल के अंदर प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ है और वहां पे मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया गया, वो भी एक सीआईए टूट है, अमेरिका ने उसको उठा के बैठा दिया है और उसने 1 साल में बोला था इलेक्शन कर